अब होगा, आप कीजिए ना, हो जाएगा। हाँ आप कीजिए, इसी लिंक से। हम्म। अब मैं फिर भेजता हूँ। हाँ हो गया ना। हाँ ठीक, ठीक, हाँ आ गया आपका। आपको मैंने इन कर लिया। हाँ जी। ओके। ठीक है। हाँ डॉक्टर शीतल, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। Yes, sir. ओके ओके। तो Shall I share my PPT? जस्ट मोमेंट, जस्ट मोमेंट। मैं डॉक्टर एम के साहनी, आज के इस मीटिंग का मैं, जस्ट मोमेंट, आज कुछ लिंक खुलने में देरी हुआ है, क्षमा चाहते हैं सबसे। और मैं बताना चाहूँगा कि आज 27 मार्च को IFCH द्वारा प्रायोजित 351 मीटिंग का मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं आइए हम लोग 1 मिनट का इसमें साइलेंट प्रेयर करेंगे और फिर आगे कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर शीतल शाह, जो कंसल्टेंट होम्योपैथ हैं, पीएचडी किए हुए हैं, पीसीओडी में एमडी हैं और काफ़ी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर हैं जो कि यहाँ पर काम कर रही हैं। ये इन्होंने डीएचएमएस, एमडी और पीएचडी किया है। और इनके जो पीजी का ये था डिफिकल्ट केस इन डेप्थ स्टडी, इन्होंने केस भी प्रेजेंट किया है। ये प्रोफेसर भी हैं, एग्जामिनर भी हैं आपको। और मैं आज इस मीटिंग में आपका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर शीतल शाह, काइंडली स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। Thank you, sir. You can share now. Okay. Typing visible. हाँ, नमस्कार। आज का हमारा पूरा सेशन है एविडेंस बेस्ड के मीन्स हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज होती है। तो प्रैक्टिस में सबसे पहले हम केस टेकिंग करके, हमारा एम है कि वो केस टेकिंग अच्छे से करके टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स बनाए और उसकी एनालिसिस करके हम एक मेडिसिन पे पहुंचते हैं। लेकिन हम हमेशा एक ही मिस्टेक करते हैं कि मेडिसिन देने के बाद वो मेडिसिन बराबर काम कर रही है या वो मेडिसिन हमारी गलत है, ये मेडिसिन राइट है, ये मेडिसिन हमें चेंज कर देनी चाहिए, ये मेडिसिन को हमें रिपीट करनी चाहिए। इस तरह से जैसे एलोपैथिक साइंस में सोनोग्राफी रिपोर्ट्स है, जब वो पेशेंट जाते हैं डायग्नोसिस करने के लिए वो लोग बोलते हैं कि जाके सोनोग्राफी करवाओ। सेम वे होम्योपैथिक मेडिसिन की भी एक सोनोग्राफी रिपोर्ट्स है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बराबर काम कर रही है, होम्योपैथिक मेडिसिन कहाँ तक पहुंची, ये मेडिसिन कब तक उसकी इफेक्ट देगी, मुझे उसको धक्का मारना चाहिए, मुझे उसको पुश करना चाहिए या मेरी होम्योपैथिक मेडिसिन को किसी की सपोर्ट की जरूरत है। ये सब चीज को इवैल्यूएशन ऑफ अ केस बोलते हैं। एंड होम्योपैथी में सक्सेसफुल होम्योपैथ बनने के लिए एक बार मेडिसिन सिलेक्ट करने के बाद द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है
वो है सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन देने से पहले तुम्हें उस पेशेंट से इवैल्यूएट करना चाहिए। स्टूडेंट्स एंड द प्रैक्टिशनर्स ये समझते हैं कि पेशेंट आके बोले कि भाई मुझे जो डिजीज है वो कम हो गया, या मुझे जो डिजीज के सिम्टम्स है वो ज्यादा हो गए, उस बेसिस पे दे इवैल्यूएट कि भाई ये मेरी होम्योपैथिक मेडिसिन सही जा रही है या सही नहीं जा रही। लेकिन वो गलत है। कैंट ऑब्जर्वेशंस है, वो कैंट ऑब्जर्वेशंस एक होम्योपैथ के लिए है। किस तरह से? तो एक होम्योपैथ ने जब उसे एज अ मेडिसिन पेशेंट को दी है, तो वो उसकी खुद की मेडिसिन प्रॉपरली काम कर रही है, कहाँ तक पहुंची। जैसे इन जमाने में हमारे पास नेविगेशन है, ट्रैकिंग आईडी है, तो हम वो नेविगेशन और ट्रैकिंग आईडी से पता चल जाता है कि मेरी मेडिसिन कहाँ तक पहुंची। तो हमारे साइंस का नेविगेशन, इवैल्यूएशन ऑफ अ केस, कैंट के ऑब्जर्वेशंस है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऑब्जर्वेशन में हमें मेडिसिन देनी चाहिए और किस तरह के ऑब्जर्वेशन में हमें मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में हम किसी केस में एक अच्छा सा रिजल्ट दे सके। मैं ये मेरा सेशन चालू मीन्स शुरू करने से पहले एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। आई हैड वन पेशेंट, एक पेशेंट है जिसको सोरियासिस है। नाउ सोरियासिस के सिम्टम्स पे नहीं, बट केस टेकिंग करने पे पता चला कि उसके हर बॉडी के डिस्चार्ज, मुंह में से बदबू, हर पसीने में से बदबू, हर हर डिस्चार्ज में से बदबू है और उसे सोरियासिस के सिम्टम्स है। उसको आर्सेनिक से हमने शुरू किया। आर्सेनिक 1 ml से लेके आर्सेनिक 10 ml देने के बाद उसके हर डिस्चार्ज, हर ऑफेंसिवनेस 90% रिड्यूस हो गया। वो जब 90% रिड्यूस हुआ, उसके साथ साथ डिजीज भी 90% रिड्यूस हुआ। तो पेशेंट के डिजीज सिम्टम्स रिड्यूस हुआ, उससे हम अच्छे होम्योपैथ्स है ऐसा नहीं, लेकिन हमारे जो सिम्टम्स, जिस बेसिस पे हमने होम्योपैथिक आर्सेनिक एल्बम पेशेंट को दी, वो की सिम्टम, वो की फैक्टर जब रिड्यूस हुआ, तो दैट इज मींस कि मेरी मेडिसिन सही है। ये मेडिसिन एक स्टेज पे मुझे विश्वास है कि मेरी आर्सेनिक मेरे पेशेंट का सोरियासिस खत्म कर देगी। So this is the way Kant observation helps in your practice. This is the first picture. ये हमारा फर्स्ट पिक्चर है महाभारत का। ये पिक से मैंने इसलिए शुरू किया है कि अगर अकेला अर्जुन फाइट करता तो वो नहीं जीत पाता, या अकेले कृष्ण भगवान होते उस भूमि पे या उस वॉर के सिचुएशन में, तो भी वो लोग जीत नहीं पाते। यानी दोनों के संगम से, अर्जुन का नॉलेज और अच्छी गाइडेंस कृष्ण भगवान की, वो दोनों की संगम से वजह से वो लोग एक पूरी महाभारत की जो भी लड़ाई थी वो जीत पाए। सेम वे एक होम्योपैथी में सक्सेसफुल होम्योपैथ बनने के लिए हमें मटीरिया का नॉलेज, यानी कि अर्जुन की तरह नॉलेज, हर ड्रग की स्पीयर ऑफ एक्शन, उसका मेंटल पिक्चर, वो कहाँ कहाँ पे अफेक्ट करेगा, उसकी पूरी हमें तैयारी यानी पूरा नॉलेज होना चाहिए। और उस नॉलेज का जब हम यूज करें, तो हम कहाँ से हमें यू टर्न लेना चाहिए, कब मेडिसिन को स्टॉप करनी चाहिए, कब कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, वो सारी गाइडेंस हनीमैन सर ने ऑर्गेनन की बुक में दी है। तो इन अ पेशेंट जब हम ये दोनों चीज का संगम करेंगे, अर्जुन का नॉलेज और कृष्ण भगवान की गाइडलाइंस, तब ही वी कैन बी अ सक्सेसफुल होम्योपैथिक प्रैक्टिस। सबसे पहले डिजीज क्यों आता है, क्यों हमें डिजीज की शुरुआत होती है? तो हमारा साइंस इज टोटली बेस्ड ऑन इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर मींस क्या? तो इम्यूनिटी पावर यानी ऐसा पावर, उसका दूसरा नाम है रेजिस्टेंट फोर्स, उसका तीसरा नाम है वाइटल फोर्स। होम्योपैथ्स रेजिस्टेंट पावर को वाइटल फोर्स बोलते हैं। वाइटल फोर्स
हमारे शरीर में ऐसे रोग प्रतिकारक शक्ति की तरह काम करता है। जब तक हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति सही है तब तक डिजीज हमारे शरीर में नहीं शुरू होता है। मैं बोल रही हूं, नहीं शुरू होता है। तो जैसे हमने ये एग्जाम्पल दिया कि हमारी रोज बरोज की जिंदगी से उसके साथ हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति फाइट करती है और हमारे ऑर्गन्स को बैलेंस करती है। लेकिन जिस दिन वो हमारे ऑर्गन्स को डिजीज फ्री ना रख सके, वो बैलेंस ना कर सके, तब जाके वाइटल फोर्स कुछ बोलना शुरू करता है। तो लैंग्वेज, ऑर्गन्स की लैंग्वेज, उसको हम सिम्टम्स बोलते हैं। तो जब ये वाइटल फोर्स उसकी जगह से, उसकी पोजीशन से डाइवर्ट होता है, तब वो हमें सिम्टम्स देता है। और सिम्टम्स कुछ नहीं, लेकिन सिम्टम्स एक भाषा है, एक साइन है कि मुझे एक मदद दो। मुझे मदद के लिए उसे जो जिस तरह की मदद चाहिए उस तरह के सिम्टम्स वो शुरू करता है। और हम वो ही मेडिसिन दे के वाइटल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और उसको वापस से स्ट्रॉन्ग करके हमारा वाइटल फोर्स वो डिजीज को रिमूव करता है। ये मैकेनिज्म ऑफ अ क्योर हनीमन सर ने एक्सप्लेन की हुई है कि इस तरह से होम्योपैथ्स को फाइट करना चाहिए डिजीज। हम डायरेक्टली डिजीज से फाइट नहीं करते हैं, हम हमारे वाइटल फोर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। और हम और अदर साइंस में डिफरेंस ये है कि हम वाइटल फोर्स को उसकी नॉर्मल पोजीशन में रख के सिर्फ डिजीज रिमूव नहीं करते, लेकिन वाइटल फोर्स को रिस्टोर करते हैं। तो टू रिमूव द डिजीज एंड टू रिस्टोर द वाइटल फोर्स टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, ये दो चीज होम्योपैथिक मेडिसिन करती है। पूरे लाइफ में या पूरे जितने भी डिजीज है, उसका एलोपैथिक साइंस में द नोसोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। एलोपैथिक साइंस ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास सोरियासिस की मेडिसिन है, मेरे पास सिरोसिस ऑफ लीवर की मेडिसिन है, मेरे पास अस्थमा की मेडिसिन है। बट द क्लासिफिकेशन होम्योपैथी में एक अलग तरह से है। होम्योपैथिक क्लासिफिकेशन तीन तरह से है। आइदर देयर कैन बी एक्यूट डिजीज, आइदर इट कैन बी अ chronic disease, or there be an acute exuberant of a chronic disease. एक्यूट डिजीज यानी वो डिजीज जिसकी शुरुआत है और एक लिमिटेशन है। डिजीज शुरू होता है और साथ साथ में डिजीज खत्म होता है। डिजीज कभी एक ऑर्गन में से जाके दूसरे ऑर्गन में डाइवर्ट नहीं होता है, उसे हम एक्यूट डिजीज बोलते हैं। मतलब जैसे कोविड समझ लो, तो कोविड डिजीज शुरू हुआ, उसने जितना तहश नहश किया ऑर्गन को करना था वो कर दिया, एंड देन इट गोज टू साइलेंट, तो उसको हम एक्यूट डिजीज बोलते हैं। लेकिन क्रॉनिक डिजीज यानी जब डिजीज की शुरुआत हुई तो उसका अंत नहीं होता है। तुम उसको सप्रेस कर सकते हो, तुम उसको डाइवर्ट कर सकते हो। जैसे तुम्हें स्किन डिजीज शुरू हुई तो एलोपैथिक मेडिसिन लेके उसको सप्रेस किया, तो पेशेंट को अस्थमा शुरू हुआ, यानी डिजीज ने डाइवर्टिफिकेशन किया। जब अस्थमा की ट्रीटमेंट ली तो अस्थमा के लिए हमने पंप लिया या अस्थमा की मेडिसिन ली, तो डिजीज ने डाइवर्ट किया और तुम्हें हार्ट डिजीज शुरू हो गई। तुमने हार्ट डिजीज के लिए ट्रीटमेंट ली तो उसने लंग कोलैप्स किया। तो जैसे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन से तीसरे ऑर्गन, ऐसे डाइवर्टिफिकेशन होता है सिम्टम्स में, उसको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। सो एज आई टोल्ड यू कि सिम्टम्स एक वाइटल फोर्स की लैंग्वेज है, एक भाषा है। जब तक हम वो भाषा को ना समझ पाए तब तक हम होम्योपैथिक हेल्प नहीं कर सकते। और ये मैंने बताया है कि होम्योपैथी में एग्रवेशन मीन्स क्या। हम बोलते हैं कि हम आपको मेडिसिन देंगे और हमारी मेडिसिन से आपके सिम्टम्स में एग्रवेशन होगा। तो वो सिम्टम्स एग्रवेशन यानी क्या, तो जो भी डिजीज के सिम्टम्स है वो सिम्टम्स थोड़े से इंक्रीज हो, तो वो इसलिए इंक्रीज होता है कि हमें उसे कोई, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने दिया है कि एक बच्चा खेल रहा है, वो बच्चा बहुत ही कोशिश कर रहा है, फिर भी वो उतनी उतनी जोर या उतनी ताकत नहीं दे सकता है कि वो बॉल उस जाली में से पास हो। लेकिन किसी एक फ्रेंड ने उसे वो डायरेक्शन में थोड़ा सा सपोर्ट दिया,
तो वो थोड़े से सपोर्ट यानी होम्योपैथिक एग्रीवेशन। तो वो सपोर्ट यानी साइन है कि आप ये बॉल इस बास्केट में से 100% पास होगा। तो होम्योपैथिक एग्रीवेशन वो गुड साइन ऑफ अ क्योर है। किस कोई भी डिजीज में हमने पेशेंट्स को मेडिसिन दी और उसने एग्रीवेशन शुरू किया, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। उसके बाद हमें रिपीटेशन ऑफ अ डोज नहीं करना चाहिए और हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। So I've just explained you the same thing, that homeopathic aggravation क्या है। Now केस टेकिंग करने के बाद जब हम फर्स्ट मेडिसिन पेशेंट्स को देते हैं, तो उसके बाद वाला आज ये सेशन है कि एक मेडिसिन देने के बाद हमें क्या चीज चेक करनी चाहिए या क्या चीज को देखना चाहिए। तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ अ क्योर। हम जानते हैं कि हेरिंग्स लॉ ऑफ अ क्योर इज अ डायरेक्शन ऑफ अ क्योर। तो किस तरह से क्योर का डायरेक्शन बोलते हैं, तो फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड्स। यानी किसी को तुमने मेडिसिन दी, किसी को एक्जिमा फेस पे है और तुम ट्रीटमेंट कर रहे हो, और वो एक्जिमा फेस पे से क्लियर होके एक्जिमा के सिम्टम्स अगर लेग्स पे जाए, तो अबाउ डाउनवर्ड्स, दैट मीन्स कि तुमने जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो मेडिसिन सही है। तो फर्स्ट डायरेक्शन। देन सेकेंड इज फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, यानी सी विद इन आउटवर्ड मीन्स, इस तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है कि इन आवर एक ह्यूमन बीइंग देयर आर 3 लेयर्स। सबसे अंदर मेंटल प्लेन होता है, उसके बाद एक इमोशनल लेयर होता है, और उससे सबसे बाद फिजिकल प्लेन होता है। तो तुम्हें कोई मेंटल डिजीज का पेशेंट है, उसे उसे डिमेंशिया है या डिस्ट्रक्टिव डिलीरियम है, और वो डिस्ट्रक्टिव डिलीरियम की तुम मेडिसिन या डिल्यूजन्स है, उस डिल्यूजन्स की तुम ट्रीटमेंट कर रहे हो, और ट्रीटमेंट वो डिल्यूजन के सिम्टम्स कम हो और उसके साथ पेशेंट्स को एंजाइटी के सिम्टम शुरू हो जाए, तो वो तुम्हारी मेडिसिन सही है। वो डिल्यूजन को रिड्यूस कर रहा है, एंजाइटी को बढ़ा रहा है, तो वो मेंटल प्लेन पर से वो डिजीज को इमोशनल प्लेन की ओर डाइवर्ट कर रहा है। फिर तुम्हारे ट्रीटमेंट में तुमने एंजाइटी की मेडिसिन जो दी हुई है, वो एंजाइटी धीमे धीमे काम करके उसको स्किन डिजीज शुरू हो रहा है। तो दैट मीन्स तुमने जो प्रिस्क्राइब की है मेडिसिन वो एकदम से सही है, उसने डायरेक्शन बहुत अच्छे से ली है। मेंटल डिजीज को उसने डाइवर्ट किया इमोशनल प्लेन पे, और इमोशनल प्लेन पे से डाइवर्ट किया उसने स्किन पे। तो फ्रॉम मेंटल प्लेन टू अ फिजिकल प्लेन, फ्रॉम इनवर्ड, जो ये यहाँ पे जो लिखा है कि फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स, विद इन आउटवर्ड्स मीन्स फ्रॉम मेंटल प्लेन में से हमने हमने फिजिकल प्लेन पे डिजीज को लेके गए, एंड फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। तो कोई पेशेंट ब्रेन डिजीज के लिए, या कोई पेशेंट एंडो हार्ट डिजीज के, या आई कैन जस्ट गिव एन एग्जांपल, अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ पीसीओडी, एंडोक्राइन डिजीज के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आया है। एंडोक्राइन सिम्टम्स अभी 0 नहीं हुए हैं, लेकिन उसके सिम्टम्स रिड्यूस हुए और पेशेंट को पेन शुरू हुआ बोन्स पे। तो इट्स अ गुड थिंग, हमारी मेडिसिन इज ऑन अ राइट डायरेक्शन, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम में से अब उसे पेन शुरू हुए लेग्स में। तो दैट मीन्स कि तुमने जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो मेडिसिन पूरा क्योर करेगी, हमें सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। सेम वे इमोशनल प्लेन पे अगर कोई पेशेंट सुसाइडल डिप्रेशन की ट्रीटमेंट ले रहा है, और सुसाइडल डिप्रेशन की ट्रीटमेंट पे उसकी फोबिया बढ़ जाए, तो इट्स अ गुड साइन, क्योंकि सुसाइड दैट मीन्स तुम्हारी मेडिसिन सही है। तो सुसाइडल डिप्रेशन हैज बीन रिड्यूस और नाउ फोबियाज बढ़ गया, डर बढ़ गया, तो हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो दिस इज द वे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, दिस इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ अ क्योर। तो हर पेशेंट को एक बार मेडिसिन देने के बाद, जब 1 मंथ के बाद जब पेशेंट आए, तो हमें इस तरह से इवेल्युएट करना चाहिए पूरा केस कि वो सही जा रहा है, उसका डिजीज हैज बीन गॉन फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड्स, उसका डिजीज हैज बीन फ्रॉम आउटवर्ड टू विद इन, फ्रॉम आउटवर्ड, या उसका डिजीज हैज बीन ट्रैवल
most important organs to the least important organs. And the last is reverse order of the appearance. Reverse order of the appearance means जिस तरह से उसको बचपन से लेके अभी तक जितने भी डिजीज हुए वो रिवर्स जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन. Direction of a cure is second important after you prescribe a medicine. If you don't evaluate, अगर हम evaluate नहीं करेंगे पेशेंट को, तो अगर हमारी सही मेडिसिन भी पेशेंट को क्योर नहीं कर पाएगी, वो एक माइनस पॉइंट है. क्योर तो नहीं करेगी लेकिन क्योरेबल केस को भी इनक्योरेबल कर देगी बिकॉज ऑफ अवर होम्योपैथिक रॉन्ग प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन. अभी मैंने पूरे डिजीज को, जैसे एलोपैथिक साइंस नोसोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करता है, जैसे मैंने पूरे डिजीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है. क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4. ये 4 पार्ट में मैंने उस तरह से डिवाइड किया है कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी, इम्यूनिटी पावर जिसकी बहुत ही अच्छी, वो सभी डिजीज को मैंने कैंसर को क्लास 4 में रखा है और सिर्फ सर्दी खांसी को क्लास 1 में रखा है. ऐसा नहीं है. होम्योपैथी में डिजीज के नेम से क्लासिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन हम क्लासिफिकेशन इम्यूनिटी पावर से करते हैं. तो क्लास 1 यानी वाइटल फोर्स इज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्लास 2 में 1 से थोड़ा सा लो, क्लास 3 में उससे भी लो एंड क्लास 4 में बहुत ही लो. तो जब कोई भी डिजीज आए तो हमें ये 4 कैटेगरी में पेशेंट की केस टेकिंग करने के बाद उस पेशेंट के केस को हमें ये 4 कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी में रखना चाहिए. अब हम कैसे रखेंगे ये 4 कैटेगरी में से? तो अगर क्लास 1 का पेशेंट है जिसकी वाइटल फोर्स टू स्ट्रॉन्ग है, उसका मतलब वो क्लियर कट मटीरिया बोलेगा. जैसे आर्सेनिक का पेशेंट है तो तुम्हें उसके केस टेकिंग में ऐसा लगेगा कि अरे ये पेशेंट तो पूरा आर्सेनिक बोल रहा है. अगर वो पल्सेटिला है तो वो पूरे केस में अपने पल्सेटिला का सिम्टम्स बोलेगा. अगर वो ऑरम मैट है तो पूरे ऑरम मैट के सिम्टम्स बोलेगा. तो जितनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग उतनी मटीरिया मेडिका स्ट्रॉन्ग, मटीरिया मेडिका के सिम्टम्स स्ट्रॉन्ग. सो दैट पेशेंट्स बिलोंग्स क्लास 1. जैसे जैसे हम क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 यानी मडियर पिक्चर, कंप्लीट लॉस्ट पिक्चर. कंप्लीट लॉस्ट पिक्चर मींस तुम 2 घंटे 3 घंटे केस टेकिंग कर रहे हो, फिर भी पेशेंट डिजीज के सिम्टम्स बोल रहा है. मुझे ये डिजीज हो रहा है, मुझे अस्थमा है, अस्थमा के ये सिम्टम्स है, मुझे हार्ट डिजीज है, मुझे हार्ट डिजीज के ये सिम्टम्स है, मुझे सोरियासिस है, मुझे सोरियासिस के ये सिम्टम्स है. तुमने 2 घंटे केस टेकिंग किया, 3 घंटे केस टेकिंग किया, लेकिन केस टेकिंग करने के बाद जो तुम्हें मटीरिया मेडिका दिखनी चाहिए वो मटीरिया मेडिका के पिक्यूआरएस के सिम्टम्स तुम क्लास 4 में नहीं देख पाओगे. कंटिन्यूअसली वाइटल फोर्स कुड नॉट गिव यू अ क्लियर पैटर्न ऑफ द सिम्टम्स, सो वो उसको हम मडियर बोलते हैं. तो क्लास 1 में क्लियर पिक्चर, क्लास 4 के पेशेंट्स में अनक्लियर पिक्चर. तुम्हें बहुत मेहनत करने के बाद भी तुम्हें कुछ कुछ ऐसा नहीं लगेगा. तुम्हें कभी लगेगा मैं सेपिया दे दूं, कभी लगेगा मुझे ये दे दूं. तो 10 to 15 मेडिसिन विल कम इन योर ब्रेन, लेकिन एक भी मेडिसिन तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि भी चलो मैं ये दे दूं. सो फॉर द फर्स्ट स्टेप, जब हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, एंड वी हैव टू कीप अ पेशेंट्स इन अ सच टाइप ऑफ द कैटेगरीज. नाउ द फर्स्ट इवैल्यूएशन, डोंट रिपीट अ डोज. जब हमने केस टेकिंग करके पेशेंट को मेडिसिन दी है तो हमें कब रिपीट नहीं करना चाहिए. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, क्लियर इनिशियल एग्रवेशन. मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फिर भी मैं पढ़ रही हूँ कि क्लियर इनिशियल एग्रवेशन ऑफ द मेन फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन, फॉलोड बाय अ क्विक लॉन्ग लास्टिंग रिकवरी. जैसे यहाँ पे एक केस है कि तीनों लेयर पे एग्रवेशन हो रहा है. मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है नेट्रम कार्ब 10 mg. तो नेट्रम कार्ब 10 mg देने के बाद पेशेंट के हर फिजिकल सिम्टम्स बढ़े. इमोशनल प्लेन में भी एग्रवेशन हुआ, मेंटल प्लेन में भी एग्रवेशन हुआ. तो वो पेशेंट को, जैसे यहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये 25
साल की फीमेल है, जिसको सावर बेल्चिंग, ब्लोटेडनेस, डायरिया, इंडाइजेशन ऑफ अ मिल्क, ये सब डिजीज के सिम्टम्स है। वो फिजिकल पे उसकी डिजीज के सिम्टम्स है, इमोशनल पे वो सेंसिटिव है। उसको ये सिम्टम्स पे सन प्रोड्यूस हेडेक्स, लाइट नॉइस, म्यूजिक एग्रवेट हर, ये सभी सिम्टम्स के PQRS सिलेक्ट करके हमने उसे प्रिस्क्राइब की है नेट्रम कार्ब मेडिसिन। आफ्टर 1 मंथ जब पेशेंट आ रहा है तो हमने देखा कि उसके हर सिम्टम्स बढ़े, सावर बेल्चिंग बढ़ा, ब्लोटेडनेस बढ़ा, डायरिया बढ़ा, इंडाइजेशन मिल्क बढ़ा। मतलब होम्योपैथिक एग्रवेशन मींस उसके मेन सिम्टम्स बढ़े। कितने बढ़े? तो इट्स लाइक अ जर्क। जब हम ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन में 2 डब्बे ज्वाइन होते हैं तो हमें एक थोड़ा सा जर्क महसूस होता है, हम गिर नहीं जाते, हमें एक जर्क महसूस होता है। और वो जर्क से हमें पता चलता है कि अब हमारी ट्रेन चल पड़ी, हमें बाहर विंडो में से देखने की जरूरत नहीं है, इट्स अ साइन कि हमारी हमारी ट्रेन चल पड़ी। उस तरह से पेशेंट को मैंने मेडिसिन दी तो आफ्टर 1 मंथ उसके मेन कंप्लेंट्स में एग्रवेशन हुई। उस एग्रवेशन के साथ इमोशनल प्लेन में भी एग्रवेशन हुआ, यानी वो खूब रोई, बहुत ही रोई, 3 दिन तक उसको रोना आया, वीपिंग अलॉट। और मेंटल प्लेन पे उसे बहुत ही अच्छी सी नींद आई। तो दिस इज द सजेशन कि तुमने जो मेडिसिन दी उसने तीनों प्लेन पे इफेक्ट किया। फिजिकल प्लेन पे सिम्टम्स बढ़ाए, इमोशनल प्लेन पे उसने एग्रवेशन किया, और मेंटल प्लेन पे उसकी एग्रवेशन किया। और उसके बाद उसके हर सिम्टम्स में उसको काफी फर्क है। ये बता रहा है कि तुमने जो मेडिसिन दी है वो परफेक्ट मेडिसिन है ये पेशेंट के लिए। वाइटल फोर्स उसकी जगह पे रिस्टोर हो चुका है। तो हमें उस पेशेंट को आफ्टर 1 मंथ प्लेसिबो ही प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, नहीं कि उसको दूसरी मेडिसिन रिपीट करनी चाहिए। अर्ली रिपीटेशन हमेशा डिसरप्शन ऑफ अ केस करता है, केस को पूरा स्पॉइल करता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, हर तीनों प्लेन पे एग्रवेशन किया, लेकिन उस एग्रवेशन के साथ उसने जो हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की वो मेडिसिन के नए सिम्टम्स प्रोड्यूस किए। जैसे कि ये पेशेंट है, उसको स्नीजिंग होती थी 50 to 60 टाइम्स, कंजेस्टेड हेड है, वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज विथ इरिटेबिलिटी है। हमने उसको जब भी स्नीजिंग हो, he feels like he is in a heaven, so discharge amolurids, उस बेसिस पे हमने उसे लेकेसिस दी। आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ द लेकेसिस उसको तीनों में एग्रवेशन हुआ, उसको सभी सिम्टम्स में एग्रवेशन हुआ, इमोशनल प्लेन पे एग्रवेशन हुआ, मेंटल प्लेन पे एग्रवेशन हुआ, फॉलोड बाय एमोलरेशन हुआ। और उस एमोलरेशन के पीरियड में उसे ये 2 सिम्टम्स बढ़े, उसको कंजेस्टिव पेन शुरू हुआ विद द रश ऑफ ब्लड इन द हेड, और एक्सट्रीमिटीज में कोल्डनेस प्रोड्यूस हुआ। तो अगर आपकी प्रिस्क्राइब कोई मेडिसिन में तीनों लेयर पे एग्रवेशन है और उसके बाद वो पेशेंट में प्रूविंग के सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए, तो कभी भी वो सिम्टम्स के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। ये साइन है कि तुम्हारी मेडिसिन सही है। थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा वाइटल फोर्स को और स्टेबल होने की कोशिश, मतलब अपने उसे थोड़ा सा वक्त दो, वेट एंड वॉच पीरियड करो, प्लेसिबो ही दो। ये 2 सिम्टम्स जो प्रूविंग के सिम्टम्स प्रोड्यूस किया वो बहुत ही अच्छा है, उस वाइटल फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्लास 1 के पेशेंट्स में ही प्रूविंग के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। क्लास 2, 3 एंड 4 देयर विल बी नो प्रूविंग सिम्टम्स कैन प्रोड्यूस। तो ये साइन है कि तुम्हारा जो भी पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही, उसका वाइटल फोर्स बहुत ही अच्छा है। तो इस पोजीशन में हमें कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, वेट एंड वॉच करके प्लेसिबो देनी चाहिए। देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन, सभी में एग्रवेशन है लेकिन थोड़े से सिम्टम्स रह जाते हैं। देखो हमेशा यही होता है कि पेशेंट जब होम्योपैथिक मेडिसिन लेने आता है, आफ्टर 1 मंथ ही सेज डॉक्टर आपकी मेडिसिन से
पहले मुझे सब कुछ बढ़ा, उसके बाद इतना अच्छा कम हो गया कि 90% रिड्यूस हो गया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है बस थोड़ा सा बाकी है, 10% सिम्टम्स मेरे बाकी है, 20% मेरे सिम्टम्स बाकी है। कुछ ऐसा सा डोज दे दो, फर्स्ट टाइम वाला डोज रिपीट कर दो, ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। तो बिगिनर होम्योपैथ्स पहले 200 पोटेंसी दी हो तो उसको 1 mg दे देते हैं, 1 mg दी हो तो उसको 10 mg दे देते हैं। दिस इज अ रॉन्ग। माइनर सिम्टम्स के लिए और या रिमेनिंग सिम्टम्स के लिए कभी भी मेडिसिन रिपीट नहीं करनी चाहिए या प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। माइनर सिम्टम्स को, वही वाइटल फोर्स को थोड़ा सा धीरज रख के उस पेशेंट्स को समझाना है कि थोड़ा सा वेट करो, आप ठीक हो जाओगे। जो मेडिसिन मैंने दी है वो मेडिसिन ने एग्रवेशन करके 90% पेशेंट ने रिड्यूस किया है, तो रिमेनिंग 10% विल बी टेकन केयर बाय द सेम मेडिसिन, सेम डोज। तुम्हें कोई दूसरे डोज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि पेशेंट को रेडनेस इन द आई, पेन इन द थ्रोट, फीवर, सलाइवेशन, ऑफेंसिव माउथ था, और उस चेंज ऑफ वेदर एंड आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग विच वाज, उस बेसिस पे हमने उसको मक्सोल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है। और मक्सोल देने के बाद सभी सिम्टम्स चले गए विद द एग्रवेशन फॉलोड बाय एम्बुलरेशन, लेकिन पेन इन द थ्रोट थोड़ा सा है। तो उसको पेशेंट्स कितना भी बोले, हमें मक्सोल फिर से रिपीट नहीं करनी है, जस्ट वेट एंड वॉच। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, initial aggravation followed by amelioration on all the levels, but after 1 month there is a partial relapse. देखो, एलोपैथिक साइंस इवेल्युएट करता है डिजीज के सिम्टम्स से। हमारा पूरा इवेल्युएशन बेस है हमारे मटीरिया मेडिका के सिम्टम्स पे। अगर पेशेंट बोले डॉक्टर आपकी मेडिसिन के बाद मुझे तीनों प्लेन पे एग्रवेशन था, शुरू में मुझे बहुत अच्छा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे सिम्टम्स वापस आ रहे हैं, तुम कुछ करो। तो हाँ, अगर हम इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो हो सकता है हम गलती कर ले और हम उसको मेडिसिन बदल के दे दें, या उसको हम हायर पोटेंसी में रिपीट कर दें। ये करने से गलत टाइम पे गलत मेडिसिन या गलत टाइम पे प्रिस्क्राइब करी हुई मेडिसिन केस के वाइटल फोर्स को इफेक्ट करता है, और वाइटल फोर्स वहां से काम करना बंद कर देता है। तो फिर हम मेडिसिन थ्रो करते ही रहते हैं, और केस क्योर नहीं होता है, डिजीज उसका एडवांस हो जाता है, और एट लास्ट हमें ऐसा कहना पड़ता है कि भाई इट्स सॉरी, योर केस हैज बीन इनक्योरेबल। सो देयर इज एन पार्शियल रिलैप्स। पार्शियल रिलैप्स मीन्स जैसे ये पेशेंट है, उसके पेट में दर्द है, पेन इन एब्डोमेन, हार्ट बर्न, सावर बेल्चिंग, ब्लोटिंग, हैवीनेस, फुलनेस एंड कॉन्स्टिपेशन, ये सिम्टम्स है। इमोशनल पे वो डिक्टेटोरियल एंड शॉर्ट टेम्पर है, एंड उसे डिजायर फॉर अ हॉट फूड, उस बेसिस पे लाइकोपोडियम मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब की है। अब जब नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट आ रहा है 1 मंथ के बाद, उसको एग्रीवेशन होके एमोलरेशन हुआ है, लेकिन अब पेशेंट ऐसा बोल रहा है कि अब मुझे फिर से हैवीनेस और फुलनेस शुरू हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मेडिसिन ने अब काम करना बंद कर दिया है। तो आपको हमेशा इवैल्यूएट करना है। अगर वो पेशेंट को अब गर्म खाना नहीं चाहिए, और अब उसे जैसे ये फुलनेस एंड हेवीनेस शुरू हुआ लेकिन पूरा डिजीज नहीं आया, तो तुम उसे पूछो अभी भी तुम्हें गरम खाना पसंद है कि अब चलेगा गरम खाने बिना। तो पेशेंट बोले नहीं, अभी भी मुझे गरम खाना ही पसंद है, तो कभी भी मेडिसिन फिर से प्रिस्क्राइब मत करो। उसके जिस बेसिस पे तुमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो की नोट स्टिल पेशेंट में है, तो तुम्हें मेडिसिन चेंज भी नहीं करनी चाहिए या मेडिसिन को रिपीट भी नहीं करना चाहिए। भले मीन्स पेशेंट बोले कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा डिजीज फिर से वापस आ रहा है, सेम वे फुल रिलैप्स आए, तो मैं फुल रिलैप्स मीन्स ये फुल रिलैप्स है, पूरा डिजीज वापस आया,
या पार्शियल रिलैप्स हुआ, तो उस दोनों में हमें ऑलवेज उसके कौन से PQRS पे हमने मेडिसिन दी उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। वो अगर चेंज हो गया तो फुल रिलैप्स के बाद मेडिसिन तुम्हें दूसरी प्रिस्क्राइब करनी है, लेकिन वो PQRS चेंज नहीं हुआ तो तुम्हें स्टिल वेट करना है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। A shy patient who says that nothing has changed. सभी ओके, ये बहुत ही कॉमन है। आई कैन जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। मेरा आई हैड वन स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है वो बोल रही है कि मैंने एक पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम मैम प्रिस्क्राइब की थी, उसको कोलेस्ट्रॉल कम हो गया था, उसका एंजाइना पेन कम हो गया था, उसके सारे डिजीज कम हो गए थे, उसको बहुत ही अच्छा था। लेकिन जब वो सब उसके जब उसको दूसरे डिजीज के सिम्टम शुरू हुए और जब वो वापस से मेडिसिन लेने आई और मैंने उसको आर्सेनिक एल्बम प्रिस्क्राइब किया तो आर्सेनिक एल्बम ने काम नहीं किया। तो कभी हमें डिजीज के सिम्टम्स पे इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए। अगर इनिशियल एग्रवेशन फॉलोड बाय एमुलरेशन हो और पेशेंट बोले कि मेरा कोई चेंज नहीं है, then also you should not prescribe a medicine. You should wait and watch. नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट आए तो उसे रीकेस टेकिंग करना चाहिए और तुम्हें वो चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए कि जब मैंने आर्सेनिक एल्बम जो PQRS पे मेडिसिन दी थी 1 साल पहले या अभी, वो स्टिल PQRS है। अगर वो सेम PQRS है और अगर जरूरत है तो ये सेम मेडिसिन तुम्हें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, लेकिन बिना इवैल्यूएशन के डिजीज के बेस पे कभी भी होम्योपैथिक मेडिसिन रिपीट नहीं करनी चाहिए। A shy patient who says that nothing has been changed. पेशेंट आके बोले आपकी मेडिसिन ने कोई फायदा नहीं किया है, तो हमेशा एक आदत रखनी चाहिए कि जो तुमने डिजीज के जैसे जैसे पेशेंट्स ने सिम्टम्स डिस्क्राइब किए कि भाई मुझे ऐसा होता था कि पेन्स वेव्स में आते थे, तो तुम्हें पूछना है सेम वेव्स में पेन आता है। अगर इतना भी पेशेंट पॉज ले उसका मतलब उसके में चेंजेस है, लेकिन उसे जितना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए उतने चेंजेस नहीं है। तो इस सिचुएशन में भी तुम्हें इमीडिएटली मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। और वेट एंड वॉच के बाद ऑब्जर्वेशन, फेशियल ऑब्जर्वेशंस एंड इन डिटेल हर सिम्टम्स की क्वेश्चंस, उसके रिलेटेड कितनी इंटेंसिटी बढ़ी, कितनी इंटेंसिटी रिड्यूस हुई, वो सब कुछ इवैल्यूएट करके ही हमें नेक्स्ट मंथ का मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन थे जो बता रहा है कि तुम्हारा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन करेक्ट है। अब मैं ऐसे ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ जो बता रहा है कि तुम्हारी मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन की है वो गलत है या पार्शियल है। 75% बिगिनर होम्योपैथ्स पार्शियल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा करते हैं एंड दे फील हैप्पी कि हमने उस पेशेंट का क्योर कर दिया। सो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। तो incorrect remedy and partial remedy. When the organism is strong enough, there will be always initial aggravation on all the levels, then only followed by amelioration. That should be compulsory कि aggravation तीनों लेवल पे होना चाहिए and then there should be amelioration. ये सजेस्ट कर रहा है कि तुम्हारा वाइटल फोर्स स्टिल इन अ कंडीशन पे है कि तुम जो भी मेडिसिन दोगे उससे वो अपनी पोजीशन पे रिस्टोर होगा एंड व्हाटएवर मे बी द नेम ऑफ द डिजीज, आइदर कोराइजा या कैंसर, कुछ भी हो वो उसको क्योर कर सकता है। अगर पता चले कि मेरी प्रिस्क्राइब हुई मेडिसिन पार्शियल है और मेरी प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन इनकरेक्ट है, तो बेस्ट वे इज इमीडिएटली टेक अ केस टेकिंग। रीकेस टेकिंग ये एक ही चीज है जो तुम फ्यूचर मेडिसिन के लिए तुम्हें गाइड करेगा। नाउ द ऑब्जर्वेशन,
no aggravation, amelioration for the few days, and then the whole case comes back. तो सी जनरली ऐसा होता है कि हमें मेंटल पिक्चर के साथ पूरा केस लेना होता है। तो कई बार आज के जमाने में कई बार ऐसा होता है कि हर बंदों को ग्रीफ होता है, तो वो पूरा केस टेकिंग में बोलेंगे कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी सास मुझे मुझे बोलती है तो मुझे बहुत रोना आता है। तो ग्रीफ पार्ट इज ऑलवेज या मोस्टली प्रेजेंट, और उस ग्रीफ को तुम लेके we don't correlate with the PQRS. See, नेट्राम्यूर का PQRS है कि उसको हेडेक 10 बजे शुरू होता है with the first rays of a sun. दोपहर की धूप से नेट्राम्यूर को हेडेक नहीं होता है, लेकिन विद द स्लैंटिंग रेस सुबह 10 बजे से नेट्राम्यूर का हेडेक शुरू हो जाता है। तो सन एग्रीवेट नेट्राम्यूर मींस 10 बजे से उसको हेडेक होना शुरू होना। तो तुमने उसको ग्रीफ के बेस पे नेट्राम्यूर दे दी है पेशेंट को। तो फर्स्ट मंथ द पेशेंट सेज कि देयर वाज नो एग्रीवेशन ऑन द ऑल द 3 लेवल्स। मुझे थोड़े दिन अच्छा लगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा डिजीज वापस आ गया। तो दिस सजेस्ट कि तुमने जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो इनकरेक्ट है या वो मेडिसिन पार्शियल है। इस केस में इसमें तुम्हें फिर से रिकेस्टिंग करके उसे दूसरी मेडिसिन देनी चाहिए, नेट्राम्यूर की डोज नहीं बढ़ानी चाहिए। नो चेंज इन द केस। मेडिसिन तुमने देने के बाद किसी भी प्लेन पे एग्रवेशन नहीं है, देयर इज नो चेंज इन अ केस। The patient belongs to the case 1 or strong vital force, and the homeopath is confident about the selection of the remedy pattern clear. Then wait and think about certain possibilities without repeating the medicine. थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और ये मेडिसिन ने काम क्यों नहीं किया तो इमीडिएटली डोंट फील कि माय मेडिसिन इज रॉन्ग, बट यू शुड ऑब्जर्व कि पोटेंटाइजेशन बराबर है। यू कैन चेंज द कंपनी एंड यू कैन ऑब्जर्व द रिएक्शंस। Without aggravation, the patient feels better, but new symptoms appear which indicated more a remedy. Now see, which indicate a new remedy. Chronic disease, Hahnemann sir ने explain किया है how to treat a chronic disease. Chronic disease में we have to use sequence of a medicines. तो sequence of a medicines means what? One by one हमें लेयर को उठाना है, उसे sequence of medicines बोलते हैं। तो if you prescribe a partial remedy to a patient जो सिमिलिमम नहीं है लेकिन पार्शियल है, तो पार्शियल सिमिलर मेडिसिन की नेगेटिव इफेक्ट है एंड पॉजिटिव इफेक्ट है। पार्शियल मेडिसिन कैन बी मोर मीन्स करेक्ट मेडिसिन इन अ क्लास 3 एंड अ क्लास 4, लेकिन पार्शियल मेडिसिन इज इनकरेक्ट मेडिसिन फॉर अ क्लास 1 एंड अ क्लास 2। क्लास 1 में तुम्हारे पास क्लियर पैटर्न है टू प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन, तो तुम पार्शियल मेडिसिन दो तो दैट मीन्स इट इज एन 100% रॉन्ग मेडिसिन। लेकिन partial medicine is helping to treat a chronic cases in a class 3 and especially class 4। उसकी पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि वो नेक्स्ट मेडिसिन को ओपन करके देती है। तो क्लियर सीक्वेंस ऑफ मेडिसिन, फर्स्ट मेडिसिन हैज गिवन लिटिल बिट ऑफ अ रिलीफ, एंड क्लास 3 में और क्लास 4 में होता है कि अगेन यू हैव टू डू अ रीकेस टेकिंग, फॉलो मींस the symptoms are always diverting and going to a next medicine। तो तुम्हें फिर से रीकेस टेकिंग करना है, फिर से मेडिसिन ढूंढनी है, सेकंड मेडिसिन देनी है। तो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ अ पार्शियल सिलेक्टेड रेमेडी कैन ओनली बी डन इन अ क्लास 3 एंड क्लास 4, लेकिन क्लास 1 में एंड क्लास 2 में पार्शियल रेमेडी इज इनकरेक्ट रेमेडी। तो तुम्हें केस टेकिंग करना है, और केस टेकिंग करने के बाद तुम्हें दूसरी मेडिसिन को ढूंढ के दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। Shall I continue or stop? No, you have to stop now. Yes, because time is up now. Okay, sir. So, if you want
शीतल जी, अगर आप चाहिएगा तो आपका इसका पार्ट 2 करके दूसरा सेशन कर सकती है। ठीक है सर, ठीक है तो सर। अभी पार्ट 2 करके कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि आपका, मुझे पता है कि 12 ऑब्जर्वेशन को बताने के लिए एक टॉप सेशन काफी नहीं होता है। ठीक है सर, ठीक ठीक है, है, ठीक है। तो आप ओके, क्लोज डाउन कीजिए, क्योंकि समय हम लोग का लेट हो रहा है। तो मैं क्या करूँ, स्टॉप कर दूँ? आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स के करके बंद करिए। ओके, सो कंक्लूडिंग में वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेशन, ठीक है? ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा रहा। आप अपना पीपीटी को हटा लीजिए। ठीक है। I think Dr. Sridhar Kurup is here. Sir, will it be possible to share something about this? Dr. Kurup, sir? Whether it is audible? Yeah. सुन सकता है? हाँ, आप बोलिए। मैडम, ये बहुत बढ़िया, डॉक्टर बहुत बढ़िया क्लास था। ऑब्जर्वेशन, ऑफ कोर्स कैंसर ऑब्जर्वेशन है, तो फिर भी इसके से बहुत बढ़िया था। तो सभी को ये अनुभव होगा, तो आप बताया, तो फिर भी आ जाइए, फिर भी आपका बाकी है, तो ऑब्जर्वेशन होगा, तो फिर भी केसेस भी होगा, तो आ जाइए। अपना इंग्लिश सेक्शन में भी आ जाइए, बहुत लोगों को ये बहुत यूजफुल लगेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। हम लोग का समय पूरा हो चुका है। हम लोग और कोई स्पीकर को बोलने के लिए अलाउ नहीं कर पाएंगे, बट थैंक यू शीतल जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा लेट हुए हैं, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज थी। कोई बात नहीं, आपका पूरा समय फिर आपका, हम लोग एक आपसे मैं डेट के लिए बात कर लूंगा और आप फिर उसमें आइए। ओके, थैंक यू सर। हम लोग इसके साथ में अपना सेशन को समाप्त करते हैं, और सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर धनेश फॉर कंडक्टिंग द योर नेक्स्ट प्रोग्राम। यू कैन स्टार्ट नाउ, सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर धनेश, you can start. You are mute yourself, sir. You are muted. I have made you the host now. Yes, sir. Yes, sir. I have seen screen sharing. Yes, I shall stop this screen sharing first. Then You have been sharing something, huh? But this is the. Then we can begin, sir. Okay. So you have to stop it, huh? Okay. So that Dr. Nishant will share. So you can start, sir, now. Yes, sir. Thank you, Sahani, sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1304th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. Nishant Kumar Srivastava, and sir has completed MD, PhD, PGD, EMS, IPGC from Pune. Let us begin the session with 1 minute silent prayer.